So in all, 3 questions are remaining now. Question number 12, question number 13 and question number 18. ये 3 questions बाकी है, 12, 13 and 18. क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते, फिर क्या होगा ना, खाली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बचेंगे. आफ्टर दैट ओनली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विल बी रिमेनिंग. सबसे पहले फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन. बच्चों, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस ये मैंने तुम लोगों को कराया हुआ है क्लास में. फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस 3 होते हैं. मैंने पॉलिसी टॉपिक करवाया था ना, उसमें बताया था. फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल, ये 3 आते हैं. और फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस बाय डिफॉल्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने में फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस फॉलो होते ही है. अगर फॉलो नहीं हो तो हमको डिस्क्लोजर में नोट्स लिखना पड़ेगा. Otherwise we don't have to write any notes. So basically fundamental accounting assumptions, they are the assumptions which everybody follows by default. Which everybody follows by default. फिर क्या है नेक्स्ट? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल, ये 3 है. रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज नथिंग बट ऑनरिंग ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट. ऑनर ऑफ बिल बिफोर द ड्यू डेट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल. और जब रिटायरमेंट होता है तो ड्रॉई जल्दी पेमेंट करता है तो हम उसको डिस्काउंट रिबेट देते हैं, जो कि ड्रॉवर का खर्चा है और ड्रॉई के लिए इनकम है. पेटी कैश बुक एंड इट्स एडवांटेजेस. जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, छोटे मोटे खर्चे, वो हम लोग कैश बुक में नहीं लिखते. उसके लिए एक पेटी कैश अकाउंट बना देते हैं. सो टाइम टू टाइम पेटी कैशियर को 500 रुपया, 1000 रुपया कुछ दे देते हैं, सम पेटी कैश अमाउंट. उसमें से वो एक्सपेंडिचर्स इनकर होता है. और सपोज 100 रुपये दे दिया, 100 रुपये में से 80 रुपया खर्चा कर दिया, 20 रुपया बचा. 80 रुपये का डिटेल दे दो मेन कैशियर को, और मेन कैशियर फिर से 80 रुपया दे देगा. वापस से 20 + 80, यू हैव 100 रुपीज टू स्टार्ट. सो दैट इज योर पेटी कैश बुक. और एडवांटेजेस यही है कि कैश बुक इज नॉट ओवरबर्डन विथ small payments, small expenses. मशीन आर रेट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन. अरे मशीन आर क्या है ना, कभी कभी एसेट की लाइफ नंबर ऑफ आवर्स में, इंस्टेड ऑफ यूजफुल लाइफ, एसेट की लाइफ को हम लोग नंबर ऑफ आवर्स ऑफ यूसेज में कन्वर्ट कर देते हैं. कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो यूज होने पे डेप्रिशिएट होते हैं. सो अगर एक एसेट की लाइफ 1000 आवर्स है और हमने अगर उसको 1000 आवर्स का एसेट है और हमने 10,000 में खरीदा है, तो डेप्रिसिएशन का रेट निकाल लेते हैं 10,000 डिवाइड बाई 1000 एंड वी गेट ₹10 पर आवर. ये डेप्रिसिएशन का रेट आ जाता है. अगर 500 घंटा यूज हो गया है तो 500 इंटू 10, 5000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे. और 250 घंटा यूज हो गया तो 2500. फिर जिस दिन पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, फुल्ली डेप्रिशिएटेड. सो दैट इज मशीन आवर्स मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. When Garner versus Murray rule is not applicable in case of dissolution of partnership firm. अरे जब ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता ना, तो जो इंसॉल्वेंसी लॉस है ना, इंसॉल्वेंसी लॉस, वो इंसॉल्वेंसी की जो लॉस है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स, इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करेंगे. गार्नर वर्सेस मुरे में वो कैपिटल रेशियो में इंसॉल्वेंसी लॉस को शेयर करते हैं. तो ये 4 अपने थियरी क्वेश्चन है, 4 हमारे शॉर्ट नोट्स है. दीज आर द 4 शॉर्ट नोट्स. ये शॉर्ट नोट्स हम लोग अगले क्लास में करेंगे. अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस हो ही गया है, खाली लिखना बाकी है. अभी हम लोग आ जाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे. आज काफी हमने थियरी पे काम कर लिया. अगले क्लास में वो थियरी प्लस एक डेथ का प्रॉब्लम पेंडिंग रखूंगा. चलो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर 3 पार्टनर्स है, PQR. एज यूजुअल पहले अपनी रूलिंग बना लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम में बोला हुआ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट.
बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 25। सो जो अपने नॉर्मल रूलिंग है ना, वो रूलिंग बनाने बोला हुआ है। जो अपनी नॉर्मल रूलिंग है वो रूलिंग बोल रखी है। फाइन, विल स्टार्ट। नया पेज ले लो। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन नंबर 10, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 columns. Partners capital account 10 lines, below that revaluation account 8 lines. Revaluation account 8 lines. Revaluation account 8 lines. Below this cash bank account 6 lines. Cash bank account 6 lines. कैश बैंक अकाउंट के नीचे कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, calculation of ratios. There are 3 partners. Old ratio, new ratio. Old ratio and new ratio. Next page, balance sheet as on 1st April.
Balance sheet is on 1st April 2025. Make 14 lines balance sheet. 14 lines balance sheet. ये एग्जैक्टली वही रूलिंग है जो हम लोग क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व करते समय करते हैं. एंड बैलेंस पेज वर्किंग नोट्स. बैलेंस पेज. हाँ, बैलेंस पेज वर्किंग नोट्स. On the top, you will write in the books of partnership firm. अभी एक चीज और बोल रहा हूँ, अभी नेक्स्ट क्लास में आओगे ना तो जरा जॉइंट लाइफ पॉलिसी पढ़ के आना. वैसे ये वाले प्रॉब्लम में भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी आने वाला है, पर अगले बार जॉइंट लाइफ पॉलिसी पढ़ के आ जाना, तो वो कॉन्सेप्ट भी एक बार अच्छे से रिकैप हो जाएगा. ये जो लेक्चर्स है ना, ये एग्जाम प्रिपरेशन के लेक्चर्स है. क्लास में टॉपिक्स चलते हैं, टॉपिक्स को हम सीखते हैं, बट ये एग्जाम प्रिपरेशन के लेक्चर्स है. जिनका सिलेबस हो गया उनको ये लेक्चर्स अटेंड करने ही चाहिए. रिकॉर्डिंग भी तभी देख पाओगे जब मेरे साथ लाइव लेक्चर्स में कनेक्टेड रहोगे, अदरवाइज वो रिकॉर्डिंग पड़ी रह जाएगी, देख ही नहीं पाओगे. 3 पार्टनर्स है, PQR. PQR. By balance brought down to balance carried down, cash bank account, to balance brought down, by balance carried down, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कोई एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, P is retiring, P desires to retire, so QR will continue. Chalo, presentation is ready. Now I am reading the problem. This is a problem of retirement of partner. On 31st March 25,
तेरा 1 मिनट रुकना बच्चों। On 31st March 25, balance sheet of PQR sharing profits and losses in the ratio in the proportion of their capital. So वो लोग प्रॉफिट लॉस जो शेयर करते थे ना, उनके कैपिटल के रेशियो में शेयर करते थे, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। कैपिटल क्या है? 50,000, 75 एंड 50। सो रेशियो क्या आ जाएगा? 55, 75 एंड 50। टेल मी द रेशियो। फटाफट रेशियो वर्कआउट करो कैपिटल का। कैलकुलेटर रखो, ऐसे ही मत बैठे रहो प्लीज। कैपिटल रेशियो फटाफट, क्विकली गेट द रेशियो। 2:3:2। PQR समर्थ, व्हाट इज द रेशियो? आंसर आना चाहिए था ना। 50:75:50। ज्यादा झमेला होता है, ज्यादा झमेला होता है तो सीधा सीधा यही रख देने का। 50:75:50। ये उनका ओल्ड रेशियो है, दिस इज द ओल्ड रेशियो। आगे बढ़ो। See, divisible by 25, 25 twos are 50, 25 threes are 75, 25 twos are 50। समझा क्या? कॉमन डिविजिबल ढूंढ लेने का। एंड देन सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000, लैंड एंड बिल्डिंग, plant and machinery, stock, debtors, cash bank। 1st April 25, P decides to retire from the firm and remaining partners decided to carry on business. It was agreed to revalue the assets and liabilities as under. Land and building appreciated by 20% appreciation is a profit। प्रॉफिट लैंड एंड बिल्डिंग पे एक डॉट डाल दिया मैंने।
प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो ये हो गया लॉस। सो प्लांट एंड मशीनरी पे भी एक डॉट। स्टॉक ऑफ गुड्स वैल्यूड एट 25,000, यहाँ पे 27,500 सॉरी 30,000 है, तो यहाँ पे भी लॉस है। ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स टू बी रिटर्न बैक, ये प्रॉफिट है। रिटर्न बैक का मतलब है नॉट पेएबल। फिर प्रोविजन फॉर डेट्स 5%, डेटर्स पे भी डॉट डाल दो, लॉस है ये। जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर सरेंडर्ड एंड कैश ऑप्टेन 18,875, बैलेंस शीट में कहीं पे भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, तो आज ये जो मिला ये इनकम है, दिस इज इनकम। ये सब पार्टनर्स को शेयर करेंगे। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी इनकम एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी इनकम टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। फिर उसके बाद में क्या आ गया, एक गुडविल का ट्रीटमेंट आ गया, एक कैपिटल एडजस्टमेंट आ गया, और ये सेटलमेंट है, देख लो। गुडविल, कैपिटल एडजस्टमेंट, सेटलमेंट ये बाद में करते हैं, पहले अभी तक का काम खत्म करते हैं। बैलेंस शीट पोस्ट करो, कैपिटल अकाउंट 50, 75 एंड 50, कैपिटल अकाउंट 50,000, 75,000 एंड 50,000। उसके बाद बैलेंस शीट में लिखोगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 25,000 डॉट है, इनर कॉलम में लिखो, एक लाइन खाली रख दो। एसेट साइड सबसे पहले कैश बैंक 17,500, गो टू कैश बैंक अकाउंट एंड राइट 17,500। आफ्टर कैश बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम में, लैंड एंड बिल्डिंग एक लाइन छोड़ के लैंड एंड बिल्डिंग एक लाइन छोड़ के प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग 75,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी 50,000। स्टॉक ऑफ गुड्स भी इनर कॉलम में है 30,000, और एक लाइन छोड़ के डेटर्स, डेटर्स 27,500। चलो कैश बैंक तो पहले ही लिख दिया था अपन ने। एडजस्टमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करो 20%, 20% का मतलब हो गया 15,000, एंड दिस एप्रिसिएशन इंक्रीज है, ये प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी को 30% अप्रिशिएट करोगे, डेप्रिसिएशन
30% का मतलब है 15,000 का डेप्रीसिएशन। Depreciation will go to revaluation on the debit side. To plant and machinery, जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी उन्होंने, तो बेकार में वर्किंग को क्यों बढ़ाए? जहां पे जरूरत है वहीं पे वर्किंग बनेगा। स्टॉक ऑफ गुड्स को वैल्यू करना है 25,000 और स्टॉक ऑफ गुड्स बुक्स में है 30,000, तो 5,000 रिटर्न ऑफ, ये लो वैल्यू हो गया। और ये लॉस है, एसेट की वैल्यू कम होने का मतलब लॉस है टू। स्टॉक 5,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 5,000 टू बी रिटर्न बैक का मतलब है नॉट पेएबल। रिटर्न बैक का मतलब हो गया नॉट पेएबल। कितना? 5,000 नॉट पेएबल। सो जब लाइबिलिटी कम होती है तो वो प्रॉफिट है। इसका सेकेंड इफेक्ट पीएनएल क्रेडिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स। बाय क्रेडिटर्स रिटर्न बैक। ये लोग कहां तक प्रॉब्लम हो गया? दिस एडजस्टमेंट इज डन 2, 3, 4। नंबर 5 आरडीडी 5%। पुराना कोई आरडीडी नहीं है। 27,500, 27,500 into 5%, that is 1375। 26,125। 26,125। सेकेंड इफेक्ट आरडीडी का रिवैल्यूएशन के डेबिट में 1375। हाँ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट में नहीं है, तो आज जो मिला है वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी इनकम है। तो पहली एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी इनकम। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी इनकम, 18,875। और फिर जेएलपी इनकम अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये जेएलपी इनकम सब पार्टनर्स को चली जाएगी। सो बाय जेएलपी इनकम 18,875 को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बाइफरकेट कर देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2, 3 and 2, 2, 3 and 2 कितना हो गया? 2, 3, 5, 8। 18,875 इंटू 2 डिवाइड बाय, देख लो ये पहला अमाउंट आया। दिस इज द फर्स्ट अमाउंट ऑफ जेएलपी इनकम।
ये जेएलपी इनकम का पहला अमाउंट 4719 4719 बैलेंस शीट में थोड़ी जॉइंट लाइफ पॉलिसी है। वर्किंग में लिखो ना। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी इनकम जीएलपी इनकम अकाउंट डेबिट जीएलपी इनकम अकाउंट डेबिट टू पीक्यूआर जीएलपी इनकम टू पीक्यूआर। बच्चों मेरा सॉल्यूशन फॉलो करना, उनका नहीं करना प्लीज। मैंने जीएलपी का कॉन्सेप्ट कराया तुम लोगों को। 2 3 एंड 2 है, 2 3 5 5 2 7 इंटू 2/7 so 18,875 into 2/7 gives you 5393 5393 8089 8089 8089 ठीक है। सो जीएलपी इनकम अकाउंट डेबिट 5393 8089 एंड 5393। चलो डन। सो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का भी ट्रीटमेंट कर दिया। गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज 35,000। पूरे फर्म का गुडविल 35,000 है। ये वर्किंग नोट नंबर 2। So old ratio was 2:3:2. 35,000 into 2/7, that is 10,000. 10,000 and 15,000। अच्छा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो कुछ दिया है क्या उन्होंने? कहीं पे भी उन्होंने कोई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं देके रखा है। दे हैव नॉट गिवन। अगर नहीं दिया है तो रिटायरिंग पार्टनर को हटा दो, बाकी दोनों का रेशियो सेम रहेगा। ये जा रहा है बिजनेस से।
P is going तो ये 3:2 रहेगा. So 35,000 into 3 by 5, 21,000. 21,000 and 14,000. So P को आगे कुछ नहीं मिल रहा तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है, और इसका सैक्रिफाइस ये दोनों का गेन है. इसको 6,000 का गेन हो रहा है और इसको 4,000 का गेन हो रहा है. So gaining to sacrifice. Q's capital account debit, R's capital account debit, to P's capital account. So Q के डेबिट में 6,000, R में 4,000 और P के क्रेडिट में 10,000. To P's capital account and by Q and R. By Q and R. ये लो गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया. गुडविल के ट्रीटमेंट के बाद total capital of the firm is to be same as before retirement. Individual capital is there in their profit sharing ratio. पहले कैपिटल जो था उतना ही अभी भी रहेगा. पहले कैपिटल था 50, 75, 50, 1,75,000 था. देखो पहले 50, 50 और 1 और 75. अभी भी 1,75,000 ही रहेगा कैपिटल. लेकिन वो 3:2 में डिवाइड हो जाएगा. 1,05,000 1,05,000. आगे यस एवरीवन. एक हमने गड़बड़ कर दी, थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में गड़बड़ कर दी. यहाँ पे लिखा था गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज 35,000 and P's share of goodwill is adjusted in Q and R. Who would share the future profits equally? Who would share the future profits equally? बच्चों ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई. Future profits is not 3:2. Future profits is 1:1. 1:1. 1:1 का मतलब है बाद में ये 35,000 जो है ना, ये इक्वली शेयर होगा गुडविल का. 17,500 ये थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया है, इसको रेक्टिफाई कर दो. 17,500, 17,500. सो इसको गेन होगा 2,500 का.
2500 और यहाँ पे गेन होगा 7500। थोड़ा प्रॉब्लम का वो एडजस्टमेंट रीड नहीं किया हमने, but before completing we were able to identify it. सो गुडविल की एंट्री में खाली डेबिट में 2500 एंड 7500 बस। और कैपिटल एडजस्टमेंट में भी इक्वली थोड़ा तुम्हारा कैंसिलेशन होगा। 87,500। चलो नाउ थिंग्स आर रेक्टिफाइड। 87,500 इधर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस में। $87,500। सो गुडविल का एडजस्टमेंट अब पूरी तरीके से हो गया। कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया। अमाउंट ड्यू टू पी विल बी सेटल ऑन द फॉलोइंग बेसिस: 50% ऑन रिटायरमेंट एंड 50% विद इन 1 ईयर। सो पी को हमको 50% तो कैश सेटल करना पड़ेगा और 50% बोलेंगे पीज लोन। सो जो कैश में सेटल होगा बाय पीस कैपिटल, और जो 50% हम लोग विद इन 1 ईयर देंगे वो बैलेंस शीट में पीज लोन अकाउंट। इट विल अपीयर हियर पीज लोन अकाउंट। अभी एक काम कर लो, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड ज्यादा है, 15 + 5 21,375। 21,375 माइनस करेंगे तो आएगा 1375। PQR by revaluation loss two by seven, 3/7, so 1375 into 2/7 is 393. (393) minus 1375 gives you 589. Transfer to partners capital account. Partners capital account में 2, revaluation loss 393, (589) 393। अब पी को क्लोज करते हैं। पहले 50,000 + 5393,
प्लस 10,000 गुडविल का 65,393 minus 393 gives you 65,000. 65,000 का आधा कर दो ना, 32,500 कैश दे दो. 32,500 is cash, and balance 32,500 will appear as a loan for 1 year. फिर उसके बाद बाकी दोनों पार्टनर को सेटल कर दो कैश में. क्यू में मेरे को डेबिट ज्यादा दिख रहा है 87,500 प्लस 2,500 प्लस 589. So 90,589 debit side I am getting more 90,589. $90,589 minus 75,000 minus 8089. So there is a difference of 7,500. कुछ नहीं बोला तो कैपिटल एडजस्टमेंट को कैश में सेटल करना है. और इवन इसमें भी डेबिट ही ज्यादा 87,500 प्लस 7,500 प्लस 393 95,393. 95,393 minus 50,000 minus 5393. 5393 ये 40,000 का सेटलमेंट है इसका. बाय कैश बैंक. सो कैश बैंक के डेबिट में 7,500 and 40,000 to Q's capital account to R's capital account. चलो 40,000 plus 7,500 plus 18,875 and plus 17,500 83,875 minus 32,500 51,375. हाँ 51,375 51,375. चलो 175 plus 20 1,95,000 plus 32,500. देख लो the new balance sheet tallies with this amount. Just check. Your new balance sheet tallies with this amount 2,27,500.
सो ये वही तरीके से मैंने सॉल्व करवाया एग्जाम का क्वेश्चन भी, जैसा हम क्लास में करते थे, एकदम कॉन्क्रीट मेथड है, सेम रूलिंग। जर्नल एंट्रीज पूछ लेते तो यहाँ पे एंट्रीज बन जाती और कुछ नहीं, खाली इतना ही फर्क पड़ता। जर्नल एंट्रीज नहीं पूछा है तो हमने वही वर्किंग में वही जर्नल एंट्रीज लिखी है जो हमको जरूरत थी, जिसकी हमको लगा कि ये वर्किंग बनाना चाहिए, वही बनाया हमने, अदरवाइज सारी एंट्रीज लिख देते थे। सो ये लो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का प्रॉब्लम भी हो गया। जेएलपी का मेरा ही ट्रीटमेंट करना है, उनके सॉल्यूशन में अलग अलग वो तरीके से करते नहीं। मैंने जो ट्रीटमेंट सिखाया, जेएलपी इनकम है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी इनकम एंड जेएलपी इनकम टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड पीएसआर। सॉल्यूशंस देख के गड़बड़ मत कर देना। इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन देख के गड़बड़ नहीं, मेरा ट्रीटमेंट। सो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब अपने दो ही क्वेश्चन बचते हैं। वी हैव ओनली 2 क्वेश्चंस लेफ्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, जो कि डेथ ऑफ पार्टनर का अच्छा क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन नंबर 18, उसमें कुछ शॉर्ट नोट्स पूछ रखे हैं। सो एक सेशन और लेता हूं, अगले क्लास में ये कंप्लीट करूंगा। आई विल टेक वन मोर सेशन एंड आई विल कंप्लीट इन नेक्स्ट क्लास। मीनवाइल मैंने सब बच्चों को बोला है, अपने लाइब्रेरी में चले जाओ, लाइब्रेरी सेक्शन में जून 2024 आरटीपी ये सॉल्व करने के लिए यू लीव 10 साइड्स, 10 साइड ब्लैंक रख देना, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 भी आ जाएगा, शॉर्ट नोट्स भी आ जाएंगे, उसके बाद भी जगह बच जाएगी, उसके बाद में 2 4 5 पेज बच जाएंगे, रहने देना, कोई तकलीफ नहीं है। लीव 10 साइड्स और जून 24 के आज करोगे, 4 लेक्चर्स आज कंप्लीट करोगे उसमें से, and 3 lectures you will complete tomorrow। 4 लेक्चर आज कंप्लीट करोगे। असाइनमेंट विल बी क्रिएटेड इन VC 4 एंड 5। VC 4 एंड 5 में असाइनमेंट बनेगा, और इमीडिएटली आफ्टर माय क्लास इज ओवर, ये मेरा लेक्चर अभी कंप्लीट हो रहा है, आई विल वाइंड अप नाउ, इमीडिएटली इसके बाद शुरू कर दो। ये 4 लेक्चर आज होने चाहिए। आज क्लास में लेक्चर होने के पहले पहले तुम्हारा सबमिशन होना चाहिए। जो लेक्चर में टाइम टेबल है उसके पहले तुम्हारा सबमिशन होना चाहिए। 4 लेक्चर आज और 3 लेक्चर्स टुमारो। 3 lectures tomorrow you can submit. Tomorrow also you can submit before your class. 1 बजे के पहले पहले कल भी सबमिशन होना चाहिए। So आज this 4 lecture before 5 p.m. and tomorrow this 3 lectures before 1 p.m. If you are serious about your course, if you are serious about passing, then you will complete this. मैं यही बोलता हूं, जब मेरे साथ लाइव क्लास में और मेरे साथ में फेस टू फेस क्लास में जुड़े रहते हैं बच्चे, जब भी वो लोग आते रहते हैं, तभी मैं उनसे काम करवा सकता हूं। अदरवाइज यू ऑल आर आउट ऑफ ट्रैक, अदरवाइज तुम ट्रैक से निकल जाते हो। तुमको लगता है तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो गया। अरे कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। कोर्स कंप्लीट करने के बाद सेल्फ स्टडी से बच्चे पास होते हैं। खाली कोर्स कंप्लीट करने से कोई सीए के पढ़ाई में पास नहीं होते। तुमको मालूम है रिजल्ट्स क्यों कम आता है? रिजल्ट्स कम इसीलिए आता है, बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं करते। उनको सेल्फ स्टडी का मतलब ही नहीं मालूम। एग्जाम देने की घाई लगी रहती है सबको। मेरा अटेम्प्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता एक अटेम्प्ट आगे देने से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी तो फेल होके अगले अटेम्प्ट में चले ही जाओगे, फेल का ठप्पा लेके। इससे अच्छा शांति से प्रिपेयर करो। बहुत सेल्फ स्टडी चाहिए। आरटीपीज, एमटीपीज, पास पेपर्स, ये बहुत सारे करने होते हैं। यू शुड बी सो थरो कि एग्जाम का पेपर खराब भी जाए तो तुम फेल होगे। खराब जाने में भी एक तुम्हारा लिमिट होगा कि खराब भी हुआ तो भी 50+। इतने प्रिपरेशन के साथ जाना चाहिए, तब जाके फर्स्ट अटेम्प्ट फाउंडेशन, फर्स्ट अटेम्प्ट इंटर एंड फर्स्ट अटेम्प्ट फाइनल। सी द वे आई टेक डिसीजन फॉर my daughter, same way I take decisions for you all and I convey to you all, but सुनना भी चाहिए।
सुनना भी चाहिए, बिकॉज मेरे बोलने के बाद अगर कोई फॉलो ही नहीं करता तो क्या मतलब है। माई डॉटर, शी हैड गिवन फाउंडेशन एग्जाम बिकॉज शी स्टार्टेड फ्रॉम SYDC ऑनवर्ड, शी गॉट 1.5 years, 1.5 years। और SYDC में भी SYDC पढ़ाई नहीं किया उसने। SYDC में जब कोई बच्चा ज्वाइन करता है तो SYDC नहीं पढ़ता है, SYDC वो सिर्फ पढ़ता है जैन और फेब, एट द मोस्ट दिसंबर 15 से लेके फेब तक। बाकी फुल टाइम तुम खाली सीए का, बिकॉज सीए इंक्लूड्स SYDC, so she could clear in May. Now her attempt, CA inter attempt is in May 26, but I have planned for September 26। अरे अभी इंटर के लेक्चर्स में शी इज अटेंडिंग द लेक्चर्स एंड द लेक्चर्स विल कंप्लीट, कोर्स विल कंप्लीट बाय 31 Jan 26। 31 Jan के बाद फेब, मार्च, अप्रैल, 3 months मिलता है मई के लिए। बट ये 3 months में हमको एग्जाम नहीं दिलानी है, हमको एग्जाम नहीं दिलानी है। अगर दोनों ग्रुप क्लियर करना है देन दिस इज द अटेम्प्ट। यहां पे ग्रुप भी क्लियर होता है, रैंक्स भी आते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है। यहां पे देयर इज अ चांस यू में पास, ऐसा नहीं बोलता हूं फेल होगे, बट यहां पे 100% है यू विल पास। यहां पे चांस है यू विल पास, यू में पास, यू में फेल, बिकॉज सब बच्चे ऐसे ही तो होते हैं, सीए के एग्जाम्स को देके फेल हो जाते हैं, फिर दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो ये अटेम्प्ट यू में पास, यू में फेल, बट ये अटेम्प्ट है 100% यू विल पास। बिकॉज सिलेबस खत्म करने के बाद उतना ही टाइम हो रहा है आपके पास जितना टाइम कोर्स कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट करने में लगाया था। तब जाके तुम एग्जाम दो, तुम पास होते हो। Syllabus completion is never a problem for us. You can see this time also we committed July 31st. By 2nd August, me and Devang sir, we were out. And because Darshan sir was not well, it extended up to 6th August. Otherwise, तुम याद करो मैं 5 से 9 का लेक्चर रख रहा था। अगर मैं दर्शन सर ठीक होते तो आई वुड हैव केप्ट लेक्चर 1 to 9, और सिलेबस तो ये तारीख को तीनों का हो जाता था। दिस इज बियॉन्ड माय कंट्रोल था, तो 6 तारीख को गया, और 6 तारीख का मतलब है ज्यादा नहीं, 31 जुलाई बोला था, 6 दिन आगे गया। अरे दूसरे क्लास वालों को तो अभी तक चल रहा है, अभी तक लॉ चल रहा है, इको चल रहा है, तुमको मालूम नहीं है होगा, तुम्हारे फ्रेंड्स को पूछो, दे आर स्टिल कंप्लीटिंग। किसी का 2 दिन पहले हुआ है, 5 दिन पहले हुआ है, कुछ लोग तो लगे पड़े अभी भी कि खत्म कैसे करें। So syllabus completion is never a problem for us. We are professionals. We don't teach 11, 12. We teach only CA foundation, inter and final. तो अगर हम प्रोफेशनल कोर्स पढ़ाते, यही पढ़ाते, तो हमारी एफिशिएंसी है। We are efficient. We have efficiency to complete the course on time. But एग्जाम देने के लिए सॉलिड थरो प्रिपरेशन चाहिए, और मेरे साथ जुड़े रहना पड़ता है। मेरा पिछला बैच जब फाउंडेशन में भी था तो लास्ट डे तक मेरे साथ जुड़ा हुआ था, और आज इंटर में भी है, तो उनका कोर्स कंप्लीट हो गया, उनके सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स चल रहे हैं अभी, बाकी कोर्स इज डन, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कितना एक्स्ट्रा सेशन, अभी मैं तुम्हारी क्लास ले रहा हूं, उनका क्लासरूम में एफएम का रिवीजन लेक्चर्स चल रहा है। तुमको मालूम है उनका एफएम का आरटीपी चल रहा है। पटेल सर इज टेकिंग 2 आरटीपी, उनके 2 आरटीपी के रिवीजन चल रहे हैं। फिर जब पटेल सर का लेक्चर एफएम का आरटीपी खत्म हो जाएगा, वो कॉस्टिंग के आरटीपीस कराएंगे। उसके पहले हम कॉस्टिंग का रिवीजन प्लान देते हैं कि पहले रिवीजन करो फिर ये आरटीपी करना है। वैसे ही एफएम का रिवीजन प्लान दिया था, पहले रिवीजन प्लान दिया, टेस्ट पेपर्स हुए, फिर एफएम का आरटीपी हो रहा है। वैसे कॉस्टिंग का होगा, वैसे अभी अकाउंट्स के पेपर चल रहे हैं। 12 अक्टूबर को उनका अकाउंट्स का पेपर सब खत्म होगा, 10 पेपर, फिर उनके अकाउंट्स के आरटीपी चलेंगे। अरे बहुत सारा काम करते हैं हम लोग। We are more passionate than you all. तुमको पास होने की जितनी इच्छा नहीं है, उससे ज्यादा हम लोगों को पढ़ाने का जुनून है कि तुमको हम कितना कंटेंट दे दें।
एक जुनून होना चाहिए. यू शुड बी पैशनेट अबाउट लर्निंग. जुनून होता है तब जाके ये कोर्स में पास होते हैं. सो हमको इतना जुनून है कि तुमको क्या क्या करा दे हम लोग, बट उसके लिए सुनने वाले लोग भी चाहिए. हर एक बच्चा 300 प्लस जा सकता है. एवरी स्टूडेंट कैन गो 300 प्लस, बट दे शुड लिसन टू अस. दे शुड लिसन टू अस. चलो, दैट्स इट. सो नेक्स्ट क्लास आई विल बी कंप्लीटिंग दिस. अगले क्लास में मैं ये वाली आरटीपी के अब 2 ही क्वेश्चंस बचे हैं वो खत्म करूंगा. और मीन वाइल जो मैं तुमको गाइड करता हूं, मेरा काम है गाइड करना. जो फॉलो करेगा, तुम याद रखना, रिजल्ट वाले दिन तुम्हारे मार्क्स देखना दुनिया से अलग होंगे. दुनिया से अलग होंगे. पेपर खराब भी जाएगा तो तुमको मालूम पड़ेगा तुम टॉप स्कोर कर रहे हो कि पेपर तो इतने अच्छे नहीं गए थे, बिकॉज इतनी प्रैक्टिस है. सो दुनिया से अलग मार्क्स होंगे जो फॉलो करेगा. चलो, बाय बाय. यू ऑल कैन लीव एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. लाइब्रेरी सेक्शन में कैसे जाना है एक बार फिर से बता देता हूं. अगर लैपटॉप से कर रहे हो तो searchsharma.com टाइप कर लो. इफ यू आर गोइंग बाय लैपटॉप देन www.searchsharma.com. और जैसे ही तुम searchsharma.com टाइप करोगे, you will land on this page. ये आएगा तुम्हारा, ये पेज आ जाएगा. दिस इज अवर फर्स्ट पेज. यहाँ पे टाइम टेबल के पेज पे चले जाओ. टाइम टेबल को क्लिक करोगे तो ये टाइम टेबल के पेज पे पहला ही लाइब्रेरी है. इसको क्लिक करोगे, यू विल गो टू लाइब्रेरी. लाइब्रेरी के बाद में लाइब्रेरी में 3 विंडोज है. इसमें तुम अपना CFC लाइब्रेरी सेलेक्ट कर लो. और CFC लाइब्रेरी में प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेस आर देयर. ये सारे रिसोर्सेस है जिसमें तुम्हारा ये आरटीपी भी अपलोड होते जा रहा है. एंड यू कैन सी हियर, जैन आरटीपी नहीं करना अभी, सितंबर का आरटीपी नहीं करना. आई हैव टोल्ड यू जून आरटीपी. टोटल 7 लेक्चर्स आर देयर, जिसमें से आज 4 लेक्चर, 4 lectures today and 3 lectures tomorrow. So before I complete this RTP, you are done with June RTP. That is the benefit of the recorded lectures. जो मैं रिकॉर्डिंग करके रखता हूँ वो उसका बेनिफिट है कि जो करंट आरटीपी करने के पहले तुम्हारी पुरानी आरटीपी हो जाती है. फिर मैं करंट आरटीपी करा के और तुमको आरटीपी का खाली टाइम अलॉटमेंट दे सकता हूँ. आज इतने, आज उतना, फटाफट कंप्लीट होएगा तुम्हारा. और जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है वो रिकॉर्ड कर लूंगा. हर बैच के साथ मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ. चलो, बाय बाय एंड स्टार्ट डूइंग इट. करते जाओ, फटाफट कंप्लीट करो. यू ऑल कैन लीव. बाय बाय.